जीएसटी पार्ट थर्ड चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। आज हम आगे जो क्लास बढ़ा रहे हैं उसमें हमने पीछे जीएसटी के बारे में पढ़ा था, आईटीसी पढ़ा था कि क्रेडिट क्या होता है और बेसिक जानकारी ली थी। उसी में आगे बढ़ते हुए आज की जो हमारी हेडिंग है वो है कुछ विशेष प्रकार के उत्पादों पर जीएसटी। जीएसटी ऑन सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स। कुछ विशेष वस्तुओं पे किस तरह से जीएसटी काम करता है। नंबर 1, अखबारों की बिक्री एवं विज्ञापन पर जीएसटी। ये नया नवाचार किया गया, अखबारों पर भी जीएसटी को लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था। उसमें क्या कहा गया, जीएसटी ऑन सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजमेंट। वो जितने भी उसमें विज्ञापन आते हैं उन पे जीएसटी आएगा, प्लस अखबार पे भी जीएसटी लगेगा। तो इसमें लिखते हैं कि अखबार की बिक्री एवं विज्ञापन पर भी जीएसटी लगेगा। इन पर कर लगने से काफ़ी अधिक कर का संग्रह संभव है। तो टैक्स कलेक्शन जो है उसे बहुत ज़्यादा होगा डेली बेसिस पर, इसलिए इसको इसके अंतर्गत लिया गया। जैसा कि हम जानते हैं पूरे भारत में न्यूज़पेपर बिकता है तो वो 3 रुपये 4 रुपये का होता है, तो उसमें 50 पैसे लगभग टैक्स के रूप में जीएसटी कलेक्ट हुआ। लेकिन चूंकि करोड़ों लोगों से हो रहा है, हर व्यक्ति खरीदता है, तो 50 पैसे से वो मल्टीपल होकर देश की रेवेन्यू जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था, नया था अखबारों पर टैक्स लगाना। सेकंड पार्ट आपके आता है नेक्स्ट, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर दोहरा कर। तो ये आप जानते ही हैं, जो आपके टैबेको प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर सब पे डबल टैक्स लगता है, तो वो जीएसटी में भी लगेगा और अदर जो टैक्स है वो भी उस पर लगते हैं। क्योंकि नशे की जितनी भी वस्तुएं उसमें हर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लेती ही है ना। जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान भी हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, 200% टैक्स कर दिया था। ये जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे, तो उसने किया था क्योंकि स्टेट के हाथ में है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, देखो यहाँ पे आ जाता है, पेय अल्कोहल शराब पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब जीएसटी नहीं लगता क्योंकि जो शराब है उसको जीएसटी से बाहर रखा गया। स्टेट ने कहा नहीं, हम आपको जीएसटी नहीं लेने देंगे, हम खुद इसका तय करेंगे टैक्स। क्योंकि मैंने कहा कि रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है शराब, तो उस पर उन्होंने टैक्स को अपने हाथ में रखा। जो दिल्ली का एग्जाम्पल है वो इसी बात पे है कि 200%, 250%, मतलब 250% आप उस पर टैक्स लगा रहे हो। 50 की चीज़ है तो वो 150 में बेच रहे हो टैक्स लगा के। ये इसका मतलब मूल रूप से ही आता है। तो अल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगता, इसका मतलब ये स्टेट के पास है। जीएसटी सभी प्रकार की वस्तु और सेवा पर लगाया जाएगा, परंतु मानव उपभोग में प्रयुक्त अल्कोहल पर नहीं लगाया जाएगा, अर्थात उस पर अन्य प्रकार का कर लगाया जाएगा। तो अन्य प्रकार का कर जो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी वो होगा। उसी तरह से नेक्स्ट आपका है पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम उत्पाद पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो पेट्रोलियम पे भी स्टेट गवर्नमेंट ने हर एक ने कहा नहीं, अपना अपना टैक्स लगाएंगे, क्योंकि ये भी रेवेन्यू का बड़ा सोर्स है। तो हर स्टेट में आप देखते हैं, अभी जैसे पेट्रोल है तो हर स्टेट में अलग अलग रेट चल रही है उसकी, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट के हाथ में आ जाता है, सेंटर के हाथ में इसको नहीं दिया गया था। तो पेट्रोल उत्पाद अर्थात पेट्रोल डीजल आदि पर वर्तमान में कर की दर जीएसटी की तुलना में बहुत अधिक है, जीएसटी से बहुत ऊपर चलती है वो। यदि अन्य प्रकार के करों के स्थान पर सरकार इन पर जीएसटी लगा दे तो सरकार को रेवेन्यू से बहुत हानि होगी, क्योंकि जीएसटी बाकी सब में 18% और 28% है। गवर्नमेंट ये इसको इसमें जीएसटी में डाला नहीं, क्योंकि जीएसटी तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम है, ये सब पे एक जैसा होना चाहिए। तो उन्होंने पेट्रोल को बाहर रखा, तो इससे बहुत रेवेन्यू कलेक्ट होती है। अतः कुछ समय के लिए इन्हें जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया। इन पर कब से जीएसटी लगेगा, यह आर्टिकल 279A की क्लॉज 5 के अनुसार परिषद तय करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये विवाद का विषय रहा कि कैसे हो। तो फिलहाल चूंकि बिल पास होना था तो उन्होंने इस आर्टिकल में डाल दिया कि इसमें ये जो परिषद है वो तय कर देगी, और जिस दिन तय करेगी उस दिन पेट्रोलियम को भी जीएसटी में ले लिया जाएगा। होगा क्या इससे, जीएसटी यदि पेट्रोलियम यदि जीएसटी में आता है तो पूरे भारत में एक जैसी रेट होगी। अभी हर स्टेट में अलग अलग है। अभी बीच में थोड़े दिन पहले अखबार में हमने देखा है, अलग अलग हर स्टेट में चल रहा है। वो हटते ही जीएसटी में आते ही
उसकी रेट जो भी होगी वो जीएसटी तय करेगी, यानी पूरे भारत में एक जैसा टैक्स होगा। तो ऐसे सिस्टम में जीएसटी से पेट्रोल भी पूरे भारत में एक हो सकता है। वो उन्होंने मना नहीं किया है, उन्होंने ये आर्टिकल छोड़ दिया है कि जिस दिन परिषद चाहे तय कर ले। अब परिषद क्या है वो एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी है, उसको आप जरूर पढ़ना, वो भी इसमें दिए रखी है। नेक्स्ट हेडिंग, जीएसटी का अन्य अप्रत्यक्ष करों पर प्रभाव। अन्य जो टैक्स है उन पे क्या प्रभाव होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 मूल्य वृद्धि कर यानी वैट, केंद्रीय बिक्री कर यानी सीएसटी, उत्पादन यानी एक्साइज और सेवा कर समाप्त हो जाएंगे। तो ये सारे हमने कहा समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद में प्रवेश कर और चूंगी समाप्त, नो एंट्री टैक्स और ऑक्ट्री जिसको हम बोलते हैं चुंगी, वो समाप्त होगी। हर राज्य में घुसते थे तो कहते थे चुंगी दो, टैक्स दो। जब नेशन एक है तो कोई स्टेट अलग अलग अपनी एग्जिस्टेंस नहीं रखता। ये भी इसमें प्रूव किया कि नहीं, आप पूरे भारत में कहीं पे भी जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट था। नंबर 3 मनोरंजन कर समाप्त हो गया, समाप्त मनोरंजन कर हुआ है, जीएसटी लागू हो गया। पहले सिनेमा थिएटर में जाते थे ना, तो वहाँ पे आपके इंटरटेनमेंट टैक्स काटते थे। इंटरटेनमेंट टैक्स दिखाई जाने वाली मूवी और पिक्चर पर मनोरंजन कर लगाती थी, इसके स्थान पर जीएसटी लगाने का प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये भी हो गया। परंतु वो कहते हैं ग्राम पंचायत, नगर पालिका और जिला स्तर पर मनोरंजन कर आज भी लागू रहेगा। स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी जो है वो आज भी जारी रहेगी। मैंने आपसे कहा कोई भी रजिस्ट्री कराओ, कोई भी स्टाम्प है तो उस पर ड्यूटी, वो भी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है और ये भी जारी रहेगा, जीएसटी नहीं लगेगा इसमें है। आयात पर कर, टैक्स ऑन इंपोर्ट, आयात को भी माल के अंतर राज्य गमन के समकक्ष माना गया है, अतः आयात पर मूल सीमा कर, बेसिक कस्टम ड्यूटी के अतिरिक्त एकीकृत वस्तु आईजीएसटी भी लगाया जाएगा। अर्थात टैक्स ऑन इंपोर्ट में बेसिक कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी है। पहले कस्टम ड्यूटी में भी कई हिस्से होते थे, अब वो सारी चीज़ें हटा दी, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी लगेगा, ये इसका पार्ट है। निर्यात पर शून्य कर, एक्सपोर्ट विल बी जीरो रेटेड। आप विदेश में कोई माल बेचते हो तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। ये बात आप सबको पता है कि निर्यात को गवर्नमेंट हमेशा बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि विदेशी इनकम आएगी तभी तो हम विदेश से सामान खरीद पाएंगे, सही है ना। तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितना भी होता है उसमें कोई भी टैक्स इसमें नहीं है। अब आपके आगे आता है जीएसटी परिषद का गठन और भूमिका। ये टॉपिक मैंने पूरा नहीं लिया है, एकदम शॉर्ट रखा है क्योंकि आप इसको खुद स्वतः पढ़ेंगे, ठीक है ना। हेडिंग में चूंकि ये आ रहा है तो आप इसको जरूर देख लेना। वैसे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया क्या होता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जीएसटीएन। जीएसटीएन की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटीएन। पता होगा जीएसटी नंबर होता है, तो जीएसटी नंबर के लिए जीएसटीएन जो होता है उसके बारे में वो कहता है कि क्या है। तो जीएसटीएन के बारे में है नंबर 1, जीएसटीएन एक गैर सहकारी संगठन है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। उसका उद्देश्य सामान्य पोर्टल के सूचना तंत्र को भली भांति संभालना है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जीएसटीएन एक कमेटी बना दी, इसमें गवर्नमेंट का और प्राइवेट का दोनों का है। गवर्नमेंट 49% शेयर है और प्राइवेट सेक्टर को 51% दिया गया। प्राइवेट सेक्टर में एलआईसी है, एचडीएफसी है और ये सारे हैं। उन्होंने क्या किया कि एक कंपनी बनाई और वो जीएसटीएन हो गई। इसकी डिटेल भी अपने बुक में बहुत अच्छे से दे रखी है। तो उस कंपनी के उद्देश्य क्या है जीएसटीएन का, जो इस सिस्टम को चलाएंगे उनका। उसको प्राइवेट सेक्टर को इसलिए दिया ताकि काम मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर में अच्छा हो पाएगा। गवर्नमेंट का कंट्रोल इसलिए रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा शेयर 49% गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट में भी 49% में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का, तो मुख्य हाथ में उनके रहेगा, पर जो सिस्टम है वो चलेगा प्राइवेट सेक्टर से। तो दोनों का उसमें शेयरिंग दे रखा है। सेकंड पॉइंट, यह प्रत्येक वित्तीय लेन देन पर निगाह रखता है। इसका काम क्या है, कोई भी चीज़ हो रही है उस पर एक बहुत बड़ी टीम काम करती है जो हर चीज़ ध्यान रखेगी और अपने बौद्धिक सॉफ्टवेयर, इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं, की सहायता से कर चोरी को रोकता है। मैंने आपसे कहा कि ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है जीएसटी में, तो वो टैक्स की चोरी को मिनिमाइज करने की कोशिश
करता है, तो वो सिस्टम हर टाइम वॉचफुल रहता है ऑनलाइन के बेसिस पे। थर्ड, यह पोर्टल करदाताओं को सभी सुविधाएं प्रदान करेगा जो पंजीयन से लेकर कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना यानी रिटर्न भरना और कर संबंधी सभी सूचनाओं का संग्रह तक विस्तृत है। यानी आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आप अपना टैक्स जमा कराओ, आप अपना रिटर्न फाइल करो, आप अपना रिफंड लो, वो सारी प्रोसेस इस पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। तो ये भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। आगे चौथा, पोर्टल करदाताओं के समस्त कर संबंधी लेन देन और सूचनाओं के लिए डिपोजिटरी की तरह काम करेगा। डिपोजिटरी की तरह मतलब एक सूचना इकट्ठी करेगा, वो किसी और लोगों से शेयर नहीं करेगा। डिपोजिटरी का मतलब ये होता है वो खुद की है सूचनाएं, गवर्नमेंट के पास हर बिजनेस की रहेगी। पांचवा, सूचना तंत्र विकसित करने का ठेका इन्फोसिस को दिया गया। कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी संस्था है इन्फोसिस, उसके पास जीएसटी का सारा काम है। जितना भी सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये पूरे भारत में एक साथ काम करता है, हर व्यापारी इसका पोर्टल पे है, तो इस इंटरनेट सिस्टम का काम इन्फोसिस को दिया गया। वो लगभग 100 लाख रुपए या 100 लाख करोड़ कुछ ऐसा था, मुझे अमाउंट एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया गया कि पूरे भारत में ये सिस्टम डेवलप करो कि हमें इसको लेना है। और इंटेलिजेंट सिस्टम का मतलब होता है कि वो अपने आप चेक करता है सिस्टम खुद। इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करने की आई थी, तो ये इन्फोसिस को दिया गया। छठा, जीएसटीएन में बैकएंड यानी पीछे के लिए 2 मॉडल हैं। प्रथम मॉडल का विकल्प केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने चुना है और एनआईसी राज्य के लिए बैकएंड विकसित कर रहा है। विप्रो केंद्र सरकार के लिए और जिन विशेष राज्यों में द्वितीय मॉडल का चयन है उनके लिए बैकएंड इन्फोसिस विकसित कर रहा है। तो विप्रो और इन्फोसिस ये दोनों इस काम को कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए विप्रो कर रहा है। विप्रो भी आपने नाम सुना होगा, कंप्यूटर का बहुत बड़ा है, और इन्फोसिस भी इसमें बहुत बड़ा है। जीएसटीएन की कार्य प्रक्रिया, जीएसटीएन की कार्य प्रक्रिया कैसे काम करती है, किस तरह से होता है, वो है जीएसटी की पंजीकरण से लेकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये रिटर्न फाइलिंग होता है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, कर जमा प्राप्त करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर चुकाने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ऑनलाइन रहेगी, जो जीएसटीएन के पोर्टल की सहायता से पूर्ण होती है। उसका एक पोर्टल बना रखा है, उसके ऊपर ये पूरे होते हैं। इस प्रकार से जीएसटीएन सामान्य पोर्टल की रीढ़ की हड्डी है जो करदाता और सरकार के मध्य कर और सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। तो ये आपका सारा सिस्टम है। इसमें कौन कौन से काम होते हैं? फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन होता है, पेमेंट होता है, रिफंड होता है और रिटर्न फाइलिंग होती है। बैकएंड में आपके होता है बिजनेस प्रोसेस ऑफ फ्रंट एंड, सारी प्रोसेसिंग का काम होता है। मैचिंग, रिवर्सल और रिक्लेम ऑफ आईटीसी, यानी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका सारा काम मैच करना, चेक करना, सारा काम करता है। असेसमेंट एंड ऑडिट, वो असेसमेंट भी करता है कि इस व्यक्ति का कितना टैक्स बनना चाहिए, और ऑडिट भी इटसेल्फ करता है क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड होते हैं। और अपील, अगर उसमें आपके कोई व्यवधान है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उसमें अपील डाल सकते हो कि भाई मेरे ये सही नहीं है, तो उस पर भी ये काम करता है। ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, यानी ऑफिस भटकने की ज़रूरत अब समाप्त हो गई, आप ऑनलाइन पे सारा काम करोगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी इन, तो जीएसटी नंबर का जो है उसको जीएसटी इन कहते हैं। जैसा कोई करदाता कॉमन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाता है, उसे एक 15 डिजिट का GSTIN मिलता है, जिसको इन बोलते हैं। GST इन प्राप्त होता है जो अपने आप में अलग यानी यूनिक नंबर होता है। यह नंबर निम्न प्रकार से अब उसके पैन को समाविष्ट करते हुए होता है। स्टेट कोड जो है वो 1 से 2 डिजिट में हो गया, पैन नंबर हो गया 3 से 12 में, एंटिटी कोड यानी वो किस तरह की है उसका कोड आ जाएगा, और एक ब्लैंक होता है वो 14 नंबर हो गया, और चेक डिजिट जो है वो 15 का। यानी टोटल जो 15 डिजिट होते हैं ना, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, वो 15 डिजिट कैसे बना है उसके बारे में ये डिटेल है। अब अपना अगला पार्ट आता है जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वस्तु और सेवा कर के लाभ, एडवांटेज ऑफ द जीएसटी। जीएसटी के एडवांटेज क्या है ये भी देखते हैं। सबसे पहला, नंबर 1,
कर पर कर का प्रभाव समाप्त, एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट। टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट क्या है? पहले क्या करते थे, उत्पादन शुल्क लगाते थे, फिर उस उत्पादन शुल्क पे अगला टैक्स जैसे सेल्स टैक्स लगाते थे, तो हर बार वो ऐसा होता था तो टैक्स पे टैक्स लगता था। क्लियर? हर बार टैक्स जो है वो कॉस्ट बन जाता था, फिर उस पर टैक्स लगता था, यानी इनपुट की कोई चीज नहीं थी। इस टैक्स सिस्टम में उसको हटाया गया, और ये इस टैक्स सिस्टम में कहाँ से आया? वैट में आया। यानी ये सिस्टम आप ये समझ लो, जो पुराना सेल्स टैक्स सिस्टम था उसमें टैक्स पे टैक्स लगता था, हर बार टैक्स पे टैक्स जुड़ता जाता था। मैंने आपसे बताया 45% तक टैक्स था। वैट ने इस पर सुधार कर दिया था, और वैट का ही सिस्टम जीएसटी ने फॉलो किया है, तो इसलिए टैक्स पे टैक्स का जो इफेक्ट है वो समाप्त हो गया है। आप देखिए लिखा है इसमें, पूर्व की कर प्रणाली में अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगते थे, जैसे उत्पादन पर उत्पादन कर, फिर बिक्री पर बिक्री कर। इस प्रकार कर पर कर लगने से उपभोक्ता तक पर कर का भार अत्यधिक हो जाता था। जीएसटी लागू होने से यह दुष्प्रभाव समाप्त हुआ है। तो ये बात मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट बता दूं कि वैट में ये सिस्टम को एडप्ट कर लिया था, टैक्स पे टैक्स का प्रभाव वैट ने समाप्त कर दिया था, और वैट का जो इनपुट टैक्स वाला जो कंसेप्ट है वो जीएसटी ने वापस एज इट इज उठा लिया है। तो ऐसी स्थिति में ये टैक्स पे टैक्स लगना अब समाप्त हो गया है। क्लियर? आगे, उत्पाद की पहचान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या कर दिया गवर्नमेंट ने कि सारी वस्तुओं को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया, एक लिस्ट बना दी कि ये वस्तु इस नंबर की है, जिसको ये यहाँ पे HSN कहते हैं, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल्चर। एक नंबर है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक नाम तो कुछ भी हो सकता है, पर नंबर डाल दिया उसका कि ये 305 नंबर है, तो 305 का मतलब पूरे विश्व में वो एक ही नंबर चलेगा। तो आया समझ में? तो वो इस तरीके से वो कहता है कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कर दिया जो 8 डिजिट का होगा, जिसको HSN कहते हैं, और ये अंतरराष्ट्रीय मापदंडों को पूरा करता है। इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी प्रोडक्ट को कैसे आप लेते हो, तो ये भी इस जो टैक्स सिस्टम है उसमें डाला गया, और उसके कोड जनरेट किए गए, और पूरे विश्व में उस कोड का सिमिलर है। अब वो कोई भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट, क्योंकि ये टैक्स किस पे लगता है? प्रोडक्ट पे लगता है ना, वस्तुओं पे और सेवाओं पे। तो वस्तुओं का जितने भी थे उन सबका जो कोडिंग है वो इंटरनेशनल मापदंडों को पूरा कर देता है। नेक्स्ट आप क्या आता है? एक कर, वन टैक्स। ये कहने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को पता है, वन नेशन वन टैक्स। सब पूरे भारत में एक जैसा टैक्स सिस्टम चलेगा। वो मैंने आपको बता दिया, पहले बहुत अलग अलग था। व्यापारी जो अलग अलग स्थानों पर व्यापार करता था, जैसे राजस्थान का व्यापारी पूरे भारत में जहाँ पे भी जाएगा ना, उसको 50 तरह की चीज़ें करनी पड़ती थी, क्योंकि हर राज्य के अपने अपने नियम थे। उसको हटाकर अब एक ही कर दिया। एक तो कि सारा काम ऑनलाइन है, दूसरा किसी भी राज्य में जाओ कोई बंधन नहीं है, नियम एक जैसे, कर की दर एक जैसी, सारा सिस्टम एक जैसा। तो ईज ऑफ बिजनेस, वन नेशन वन टैक्स थ्योरी जो है वो यहाँ पे इसकी विशेषता है। नेक्स्ट, उत्पाद के मूल्य में कमी, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ये बात मैं आपसे कह ही रहा हूँ बार बार, जीएसटी आने से ग्राहक को पहले जितना टैक्स देना पड़ता था उससे आधा देना पड़ता है। तो ग्राहक के लिए वो वस्तु महंगी नहीं हुई है, वो सस्ती ही हुई है। तो ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी उत्पादन के स्तर में उस स्तर पर ही लगा दी जाती है, जबकि लगातार कर जमा मिलने से उसकी वसूली तब होती है जब वह अंतिम उपभोक्ता को बेची जाती है। इससे अंतिम उपभोक्ता को वस्तु कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाती है। इससे वस्तु की मांग बढ़ेगी और इसका लाभ सरकार और व्यापारी दोनों को मिलेगा। वस्तु की रेट कम होगी तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है पूरा पूरा, उसका फ़ायदा, और ग्राहक को ये फ़ायदा, व्यापारी को ये फ़ायदा होता है कि टैक्स कम होने से रेट कम होने से तो ज़्यादा सेल होगा। ये भी इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। आसान अनुपालना, इजी कंप्लाइंस। कर की अनुपालना में पंजीकरण, कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, कर का भुगतान करना आदि आते हैं। चूँकि जीएसटी का अधिकांश कार्य कंप्यूटर पर ऑनलाइन कराना तय किया है, अतः समस्त कार्यों की अनुपालना सरलता से हो जाती है। तो ये कंप्लाइंस जिसको हम बोलते हैं वो आसान है। तार्किक और न्याय संगत, भिन्न भिन्न कर अधिनियमों में माल, वस्तु और सेवा का मूल्यांकन आदि के भिन्न भिन्न परिभाषा थी। कर ही
एक ही कर जीएसटी आ जाने से यह परेशानी का निवारण स्वतः ही हो गया है। तो ये बहुत सिस्टमेटिक है बच्चों। इसमें ऐसा होता है कि पहले क्या था, हर स्टेट ने अपने अपने डेफिनेशन तय करी हुई थी कि इसमें ऐसा होगा, इसमें सब हटा के अब एक जैसा हो गया, तो अपने आप में सुविधा है। 7वां, लेन देन की परिभाषा के संबंध में वैचारिक भिन्नता समाप्त हुई। तो ये भी जो इसमें सिस्टम है वो समाप्त हो गया। वो कहते हैं अनेक प्रकार के लेन देन इस प्रकार के होते कि उन्हें वस्तु की बिक्री मानी जाए या प्रदत्त सेवा माना जाए, इसमें संदेह रहता था, यानी उसको गुड्स माने या सर्विस माने। अब इसमें आप बहुत सिस्टमेटिक, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना खाते थे तो खाने के दो हिस्से हो गए, एक जो हमें परोसा गया, जो हमारे सामने टेबल पर आया, वो तो प्रोडक्ट पार्ट हो गया, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे बनाया था वो सर्विस पार्ट हो गया। तो कई बार ये बड़ा दिक्कत करता था कि भी प्रोडक्ट क्या है और सर्विस क्या है। जीएसटी ने दोनों को मिक्स ही कर दिया, गुड्स एंड सर्विस। अब ना तो ये गुड्स है ना सर्विस है, हमारा तो टैक्स है, 20% टैक्स लगना है, सीधा दो और फ्री हो जाओ। अब जैसे अभी गुड्स एंड सर्विसेज का सीधा सा है, तो पहले ये बहुत विवाद होता था। मैं आपसे ये बात स्पष्ट कह सकता हूँ कि हम लोग पढ़ाते थे तो हमें पता है हम क्या करते थे। वैट के अंतर्गत गुड्स को अलग करते थे, उस पर तो हम लगाते थे वैट, और सर्विस को अलग करते थे, उस पर लगाते थे सर्विस टैक्स, क्योंकि दो अलग अलग टैक्स थे। गवर्नमेंट को ये हर बार परेशानी होती कि कितना गुड्स माने और कितनी सर्विस माने, तो इसलिए इसको एक ही कर दिया, ना तो गुड्स है ना सर्विस, एक ही नाम है, गुड्स एंड सर्विस एक साथ। और कितना परसेंट का, 18%। अब जितने का वो प्रोडक्ट आपके टेबल पे आया उस पर वो जितने रुपए लेता है ना, उसके दो हिस्से करने की जरूरत नहीं है, गुड्स अलग करो और सर्विस नहीं, क्योंकि गुड्स पे पहले टैक्स अलग था और सर्विस पे अलग था। सर्विस टैक्स मैंने आपसे कहा 18%, और गुड्स पे आपके आता था 5%। तो अब दोनों का उन्होंने कहा कि नहीं हटाओ इसको, दोनों अलग अलग नहीं करना है, सीधा टैक्स बनाओ। जितना टोटल वैल्यू आप ले रहे हो वो जीएसटी में आएगी, 18% जीएसटी, 5% जीएसटी, 10%, 12% जीएसटी, जो भी जीएसटी की टैक्स है सीधा लो, कोई अलग अलग नहीं करना है। तो ईज कर दिया, इसमें आसान कर दिया। वो कहते हैं ना वैचारिक भिन्नता समाप्त करी गई। तो वैचारिक भिन्नता से मतलब ये है। अगला पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, बताने की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म किया गया है। निर्यात हेतु वरदान, किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए सबसे अच्छा हो गया ये, क्योंकि सारा सिस्टम एक जैसा फॉलो होता है। जब घरेलू बाजार में वस्तु की लागत कम पड़ती तो निर्यातक भी कम मूल्य पर वस्तु का निर्यात कर पाएगा। अब जैसे टैक्स कम हुए हैं, है ना, टैक्स कम होने से वस्तु की रेट कम हुई, वस्तु की रेट कम होने से हम इंटरनेशनली कॉम्पीट कर पाते हैं, तो ये इससे फायदा होता है। श्रेष्ठ राजस्व संरचना, बेटर रेवेन्यू स्ट्रक्चर, तो पहले की तुलना में ये सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है। कर चोरी पर नियंत्रण, टैक्स पे चोरी को रोका जाएगा, क्योंकि आप पे इंटेलेक्चुअल जो सिस्टम है वो चेक कर रहा है, कंप्यूटराइज सिस्टम से चेकिंग हो रही है, तो वो टैक्स चोरी को रोकता है। ये अब यहाँ तक समाप्त हुआ। अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग है जीएसटी से राजस्व में प्रगति, ग्रोथ इन द रेवेन्यू ड्यू टू द जीएसटी। जीएसटी से कितना ग्रोथ हुआ है, टैक्स कितना कलेक्ट हुआ है, उस पर बात करते हैं। ग्रोथ इन रेवेन्यू ड्यू टू जीएसटी, जीएसटी होने से क्या हुआ? तो मैंने इसमें टेबल तो पूरी है ही है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखो आप, अप्रत्यक्ष चुकाने वाले करदाताओं की संख्या पहले 64 लाख थी, अब वो 64 लाख से बढ़कर 70 लाख हो गई। तो आप समझ रहे हैं कि टैक्स चुकाने वालों की संख्या बढ़ी है जीएसटी होने से। उसका मैं आपको सीधा सा कारण बता देता हूँ। अब सिस्टम ऐसा हो गया कि आप अगर व्यापार करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लोग आपके माल नहीं ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट वाला बोल देगा मैं नहीं ले जाऊंगा जब तक जीएसटी नहीं है। तो क्यों? क्योंकि रास्ते में उनको परेशान करता है। तो कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी माल तब तक नहीं लेती जब तक कि जीएसटी नहीं है। सही है। ग्रोथ है वो करदाताओं के रूप में बढ़ी है। कितनी? 4 लाख लोग बढ़ गए, 6 लाख लोग बढ़े हैं। तो 6 लाख बहुत बड़ा होता है, एक से अगर आप टैक्स लेते हो तो उस हिसाब से। अब ये आपके सामने टेबल है, इसकी टेबल स्पष्ट रूप से बताती है 17-18 में जब ये टैक्स पहली बार लगा तो 7,19,000 करोड़ रुपए मिले थे। क्लियर? अगले साल ये बढ़ गया, कितना लाख बढ़ गया? लगभग 4 लाख के करीब, 7 लाख से 11 लाख हो गया ना, तो 4 लाख करोड़ रुपए आपके इसमें रेवेन्यू बढ़ा। और अभी ये बढ़ा,
यानी इससे और आगे आया है, बढ़ रहा है लगातार। पहले ये पर मंथ है, यहाँ पे है ना, ये पर मंथ दे रखा है। 80 लाख ये था आपके था, फिर ये 98 लाख हुआ, फिर ये 101 हुआ। मैंने आपसे कहा पिछले महीने का 150 लाख करोड़ पर मंथ टैक्स कलेक्शन हुआ है। ये जीएसटी, अब आप समझ सकते हो कि पब्लिक के लिए क्या है। ये जितना भी टैक्स कलेक्शन है वो कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, ये बहुत स्पष्ट सबको पता है। पैसा होगा गवर्नमेंट के पास तो वो सब कुछ कर पाएगी, वही चीज़ आ जाती है। आप सोचें कि एक गवर्नमेंट के पास अगर रेवेन्यू नहीं है तो वो क्या कर पाएगी, और हम कैसे उसका बेनिफिट ले रहे हैं वो भी आप लोगों को पता है। हर चीज़ जो हमें मिलती है, आज पूरे देश में वैक्सीन का हो रहा है, फ्री लग रही है, 2 करोड़ के लगभग लग चुकी है। एक पैसा कहाँ से आ रहा है, यही तो है। आप बस इसी चीज़ को समझने की कोशिश करो कि गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक पैसा कमाओगे नहीं तो खर्चोगे कैसे। तो ये इसका एक पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इतना टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है पर मंथ के बेस पर, और पर मंथ काउंटिंग इसलिए शुरू हो गई क्योंकि जीएसटी में कंप्यूटराइज सिस्टम है। हर महीने टैक्स कलेक्ट हो रहा है, पर डे टैक्स कलेक्ट हो रहा है, और जितना टैक्स कलेक्ट होता है वो सीधा गवर्नमेंट के खाते में ही जाता है। तो सारे जो दिक्कतें थी, जो चोरियां थी, जो पैसा खराब हो जाता था बीच में, वो सब सिस्टम हट गया है, तो डायरेक्ट हो गया है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।